हेलो डियर फ्यूचर सीएस स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू गाइज आर वंडरफुल, अमेजिंग एंड बहुत 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 अच्छे होंगे आप लोग, है ना। तो इसी जोश और इसी जुनून के साथ आपके अभी एग्जाम है और आप लोग इसी जोश और इसी जुनून के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे, अपनी जबरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना। तो इसी आपके पढ़ाई में मेरा छोटा सा कंट्रीब्यूशन देने के लिए मैं आ गया हूँ, जहाँ पे मैं आपको पूरे चैप्टर के एमसीक्यूज कराऊंगा। बट उससे पहले मैं क्या सोचता हूँ ना, जैसे कि आपके कुछ चैप्टर्स हैं, लाइक फॉर एग्जांपल आपका ये कौन सा टॉर्ट है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ना। ये कुछ चैप्टर्स हैं, इसका मैं रिवीजन करा दूँ तो सबसे पहले आज हम लोग रिवीजन करेंगे टॉर्ट का। ठीक है, टॉर्ट का रिवीजन। अब टॉर्ट का क्यों सर, क्योंकि टॉर्ट में ना थोड़ी सी टेक्निकल लैंग्वेज है एंड समझने में कहीं ना कहीं बाकी चैप्टर से टॉर्ट में थोड़ा सा दिक्कत जाता है ना। तो इसी तुम्हारी दिक्कत को दूर करने के लिए मैं एंड सर, मतलब अमित सर, आपके लिए ला रहे हैं ये CSET का 3 या 4 डेज का ये अपना बैच रहेगा। क्योंकि अभी आपकी एग्जाम है, आपके एग्जाम ओरिएंटेड ही पढ़ेंगे, जहाँ पे आपको पूरा का पूरा जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें होगी, जहाँ पे एमसीक्यू होंगे। मैक्सिमम तो हम लोग फोकस करेंगे एमसीक्यू पे, क्योंकि आपका एग्जाम जो है वो एमसीक्यू बेस ही होता है ना। तो हमारा फोकस जो रहेगा वो मैक्सिमम एमसीक्यू बेस ही रहेगा। ठीक है, करते हैं, चलो जस्ट सेकेंड। ठीक है, आ जाओ, चालू करें क्या। चलो, तो ये जो चैप्टर है, हम लोग आज चैप्टर जो कर रहे हैं वो टॉर्ट का रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, लॉ ऑफ टॉर्ट का रिवीजन कर रहे हैं। तो अगर हम लोग टॉर्ट पढ़ रहे हैं तो सबसे पहली चीज बच्चा आपको पता होना चाहिए कि हमारे इंडिया के अंदर, हमारे हमारे इंडिया के अंदर यानी कि भारत के अंदर दो तरह के नॉर्मली लॉज है, मतलब दो ही तरह के लॉज है। कौन कौन से सर? एक तो है क्रिमिनल लॉ, क्रिमिनल लॉ, और एक है सिविल लॉ, बराबर है। तो हमारे इंडिया में दो तरह के लॉ चलते हैं, एक होता है क्रिमिनल लॉ और एक होता है सिविल लॉ। तो आपने कई बार सुना भी होगा कि तुम्हारा ये केस है तो तुम क्रिमिनल लॉयर के पास जाओ, तुम्हारा ये केस है तो तुम सिविल लॉयर के पास जाओ। अरे भाई ठीक है, बट ये क्या झमेला क्या है? सिविल लॉयर कौन होता है, क्रिमिनल लॉयर होता कौन है, ये तो पहले बताओ हमको। तो सर यही तो चीज़ हमको जाननी है कि सर डिफरेंस बिटवीन क्रिमिनल एंड सिविल, कि सर डिफरेंस क्या है सिविल एंड क्रिमिनल में। सबसे बड़ा यानी सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक यहीं पे आ जाता है, क्योंकि आप अगर कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो तो सबसे पहले आपको उसका बेस यानी कि बेसिक्स पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले इस केस में आपको ये जानना ज़रूरी है कि क्रिमिनल एंड सिविल में डिफरेंस क्या है ना। अगर हम लोग बात करें क्रिमिनल की, आपने बहुत बार सुना होगा डकैती हो गई सर, चोरी हो गई सर, मर्डर हो गया सर, रेप हो गया सर, वैसी बहुत सारी चीज़ें, किसी का खून हो गया सर, किसी को गोली मार दी सर। तो क्या ये सारी चीज़, जैसे देखो आप यहाँ पे सपोज रहते हो एंड आपके बाजू में आपके नेबर के घर पे किसी का खून हो गया, या रातों रात किसी ने किसी को आके मार दिया, तो क्या उस चीज़ से आपको फर्क पड़ेगा? यस सर, ऑफकोर्स हम लोग तो डर जाएंगे सर, बहुत ज़्यादा डर जाएंगे। उसके बाद सपोज आप यहाँ पे रहते हो और आपके बाजू में चोरी हो गई, तो क्या आपको फर्क पड़ेगा? सर यस फर्क पड़ेगा। आपके आपके ये आप सिटी में रह रहे हो और आपके सिटी में आपको ये पता चला कि कोई बॉम्ब डालने की प्लानिंग कर रहे हैं, क्या पूरे सिटी को या पूरे उस एरिया को फर्क पड़ेगा? उस पूरे एरिया को फर्क पड़ेगा। तो जो चीज से पूरे जनता या पूरे पीपल, बहुत सारे लोगों को फर्क पड़ता है, वो होता है क्रिमिनल एक्ट। जहाँ पे जहाँ पे बहुत सारे लोगों को फर्क पड़ता है वो होता है क्रिमिनल एक्ट। जहाँ पे बहुत सारे लोगों को फर्क पड़ता है वो होता है क्रिमिनल एक्ट। ठीक है, तो क्रिमिनल एक्ट में मोस्टली आपको दोनों चीज़ें होती है, इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है, तो इम्प्रिजनमेंट भी होती है और फाइन भी लगता है, या आपको लग सकता है दोनों। ठीक है, अगर सिविल की बात करें, सिविल मतलब सर नॉर्मल केसेस। सपोज मेरा और मेरी गर्लफ्रेंड का झगड़ा हो गया, ठीक है, मेरा और मेरी गर्लफ्रेंड का झगड़ा हो गया मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझसे 3 दिन बात नहीं की, मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरे से 3 दिन बात नहीं की, मैं भी बहुत गुस्सा था, वो भी बहुत गुस्सा थी, बात नहीं की। अब हम दोनों का झगड़ा हुआ, उस केस में फर्क दुनिया को पड़ेगा क्या? इस केस में लोगों को फर्क पड़ेगा क्या? दुनिया क्या बोलेगी, भाई तुम्हारा मैटर है, तुम देखते बैठो। तो जिस केस में दुनिया को फर्क नहीं पड़ता उस केस को बोलते हैं सिविल केसेस जनरली। अब तुम्हारे घर में झगड़े हो रहे हैं, उससे लोगों को क्या फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हारा प्रॉपर्टी का मैटर चल रहा है, उससे तुम्हारे नेबर्स को क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ेगा।
जिस केसेस से डर का माहौल पूरी उस जगह पे या पूरी दुनिया में फैल रहा है वो होता है क्रिमिनल एक्ट। और किसी चीज़ का जो इफेक्ट है वो आप पे स्पेसिफिकली पड़ रहा है तो वो होता है सिविल एक्ट। समझ रहे हो? तो जनरली सिविल एक्ट या हम लोग अगर टॉर्ट की बात करें तो टॉर्ट एक सिविल लॉ है। मतलब आप अगर कोई चीज़ करो तो वो होता है टॉर्ट, बट वो होता है सिविल रॉन्ग। लाइक मैंने अभी क्या किया, मैं रास्ते में जा रहा हूँ और मैंने ऐसे पानी उड़ाते उड़ाते जा रहा हूँ, ऐसे 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 पानी उड़ाते उड़ाते रास्ते से जा रहा हूँ। वो पानी एक दादाजी के सर पे गिर गया। अब दादाजी को बहुत गुस्सा आया, दादाजी बोल रहे भाई तूने ऐसे कैसे फेंक दिया, तेरे को समझता नहीं कि ये नहीं क्या। दादाजी गए कोर्ट में, तो दादाजी मेरे ऊपर क्रिमिनल केस का फाइल करेंगे या मेरे ऊपर सिविल केस फाइल करेंगे? ऑब्वियस सी बात है। इसमें देखो, दादाजी के सर पे पानी गिरा है, इससे सोसाइटी को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इससे फर्क पड़ेगा तो एक तो दादाजी को एक तो मेरे को, बराबर है। अब टॉर्ट के केस में जनरली फाइन लगेगा, मतलब पैसों से काम हो जाएगा। यहाँ पे तुमको जेल या इम्प्रिजनमेंट वाला केस नहीं होता है। समझ रहे हो क्या मेरी बात को? तो जनरली जब टॉर्ट की बात करते हैं तो अभी तुमको समझ में आ गया कि टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग है, मतलब सिविल एक्ट है कि जिसके लिए इम्प्रिजनमेंट जनरली नहीं होता है, जनरली उसमें फाइन लगता है आपको। ठीक है? तो कोई भी छोटे मोटे काम या ऐसी चीज़ें जिससे सिर्फ इंडिविजुअल को फर्क पड़ रहा है वो होता है सिविल रॉन्ग, या जिसको हम लोग बोलते हैं टॉर्ट। आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा, है ना? चलिए अब आते हैं चैप्टर पे। तो टॉर्ट बेसिकली क्या है? सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द सिविल लॉ है। ठीक है? जो डील करता है रॉन्ग डन बाय दी वन पार्टी टू अनदर, एक पार्टी दूसरे पार्टी से कुछ गलत कर रही है उसके लिए डील करता है। एंटाइटलिंग द इंजूर्ड पार्टी टू कंपेंसेशन, मतलब जो इंजूर्ड पार्टी होती है उसको कंपेंसेशन देता है। ये क्रिमिनल लॉ नहीं है। ठीक है? टॉर्ट फोकस करता है कंपेंसेटिंग अ विक्टिम रेदर देन दी पनिशिंग ऑफेंडर्स, मतलब कंपेंसेट करने में फोकस करता है। मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि जनरली इसमें फाइन होता है, इसमें जेल आपको नहीं होगी। ठीक है? जेल नहीं होगी जनरली, इसमें आपको लगेगा तो फाइन लगेगा। तो ये होता है टॉर्ट। चलो आ जाते हैं इसके डेफिनेशन के ऊपर। यहाँ से हो रहा है आपके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। चलो इसका जो आपको एमसीक्यू है वो कल के लेक्चर में मिल जाएंगे। उसके बाद सारे चैप्टर के एमसीक्यू हम लोग एक दिन में दो दो चैप्टर के एमसीक्यू डालते रहेंगे, उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। ठीक है? एग्जाम के एक दिन पहले आपको पूरे चैप्टर के एमसीक्यू 2x की स्पीड में देखना है, जिससे आपको हेल्प ज़रूर 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 से होगी, है ना? चलो डेफिनेशन पे आ जाते हैं। तो आपको टॉर्ट मतलब समझ गया सर, टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग है जिससे फर्क पड़ेगा तो इंडिविजुअल को पड़ेगा, जिसमें जनरली जेल आपको नहीं होगी, आपको लगेगा तो फाइन लगेगा। तो ये सारी चीज़ें किस में आती है? टॉर्ट में आती है। क्या बोल रहे हैं? डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड टॉर्टम, ये याद रखना है, एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन है कि सबसे पहले तो टॉर्ट एक लैटिन वर्ड है जिसको लैटिन में टॉर्टम बोला जाता है। ठीक है? जिसका मतलब होता है रॉन्ग। किस तरह का रॉन्ग सर? सिविल रॉन्ग, जिससे आपको एक लीगल लाइबिलिटी क्रिएट हो जाती है एक पार्टी की। सिंपल है। टॉर्ट एक लैटिन वर्ड है जिसको लैटिन में टॉर्टम बोला जाता है, जिसका मतलब इंग्लिश में एक तो टॉर्टी ट्विस्टेड होता है या तो होता है रॉन्ग। किस तरीके का रॉन्ग? सिविल रॉन्ग की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जिससे लाइबिलिटी क्रिएट होगी, एक लीगल लाइबिलिटी क्रिएट यहाँ पे हो जाएगी, तो इसको बोलते हैं टॉर्ट। एक बार फिर से, टॉर्ट क्या है सर? एक टॉर्ट सिविल रॉन्ग है। टॉर्ट एक लैटिन वर्ड है जिसको लैटिन में बोला जाता है टॉर्टम, और इंग्लिश में उसको बोला जाता है एक तो ट्विस्टेड या तो रॉन्ग। किस तरीके का रॉन्ग? सिविल रॉन्ग, जो कि एक लीगल लाइबिलिटी को क्रिएट करता है। समझ में आ रही है आपको चीज? समझ में आ रही है? अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको देखना जरूरी है कि टॉर्ट में इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स, यहाँ पे एलिमेंट ऑफ टॉर्ट, मतलब ये चीजें एक टॉर्ट केस में होनी ही चाहिए। तब तक अगर ये चीजें ना हो तो उसको टॉर्ट भी नहीं बोला जाएगा। ठीक है? हाँ। तो कौन कौन से एलिमेंट है सर? एक रॉन्गफुल एक्ट होना चाहिए, एक गलत काम होना चाहिए, क्योंकि एक गलत काम जब तक नहीं होता तब तक उसको टॉर्ट भी नहीं माना जाएंगे। तो अगर आपको टॉर्ट करना है तो सबसे पहले आपको गलत काम करना पड़ेगा। ठीक है? समझ रहे हो मेरी बात? तो आपको गलत काम करना पड़ेगा, बट कब? अगर आपको टॉर्ट करना है तो एक क्या बोल रहे हैं? अ लीगली रॉन्गफुल एक्ट दैट वायलेट्स द राइट ऑफ द अनदर पर्सन। ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या टॉर्ट में जो आप रॉन्ग कर रहे हो, गलत कर रहे हो, ये गलत क्या पर्सन को इंजुरी पहुंचाने के लिए कर रहे हो या डैमेज पहुंचाने के लिए कर रहे हो? सपोज मेरे को मॉनेटरी डैमेज हुआ, एक सेकेंड, सपोज सपोज
मुझे कोई मॉनेटरी डैमेज हो रहा है, मतलब पैसों से रिलेटेड डैमेज हो रहा है। यहाँ पे आज मेरा एक पानी पूरी का ठेला है, पानी पूरी का ठेला नहीं लेते, कुछ भी ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, क्या ले ले, हाँ पानी पूरी का ठेला ले लेते, चलो सबकी पसंद कमला पसंद, तो पानी पूरी का ठेला ले लेते हैं। पानी पूरी के ठेले पे मेरा मस्त पानी पूरी का स्टॉल है, वहाँ पे मस्त मस्त मैं पानी पूरी बनाता हूँ, अलग अलग फ्लेवर की पानी पूरी बनाता हूँ। जैसे आप लोगों को फ्लेवर पसंद है उस तरीके की पानी पूरियाँ मैं बनाता हूँ। जैसे लहसुन का फ्लेवर है, हींग का फ्लेवर है, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है, चॉकलेट फ्लेवर, ये सब सब पानी है मेरे पास, 50 तरीके के पानी मैंने रखे हुए हैं। तो अलग अलग फ्लेवर आपको चाहिए तो मैं उस फ्लेवर का पानी पूरी आपको बना के देता हूँ। अब क्या हुआ, अब मेरी दुकान चल रही थी मस्त, मेरे दुकान पे मस्त लाइन लगती थी। अब किसी ने तो भी मेरे शॉप के सामने एक अपना पानी पूरी का स्टॉल लगा दिया। अब मेरे पास है एक ही तरीके का रगड़ा, जैसे मैं पानी पूरी बनाता था उसके पास 3 तरीके के रगड़े हैं, उनके पास 150 तरीके का पानी है, एकदम मस्त शॉप है, सब है। तो अब क्या हो रहा है इस केस में, अब मेरे जो कस्टमर्स थे ना, मेरे कस्टमर्स उसकी शॉप पे जाना चालू हो गए। अब मैं यहाँ से बस देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, हो कुछ रहा है नहीं, मैं बस देख रहा हूँ। अब मैं गया कोर्ट में, मैंने बोला मैं इसके ऊपर केस ठोकना चाहता हूँ। कोर्ट बोला किस तरीके का केस ठोकना चाहते हो? तुम बोल रहे हो सर ये मेरे कस्टमर इसके यहाँ पे जा रहे हैं, भाई इस केस का, इस चीज़ के लिए केस ठोकना चाहता हूँ। क्या इस चीज़ का केस कोर्ट लेगा क्या? क्या ये टॉर्ट माना जाएगा क्या? सबसे पहली चीज़, टॉर्ट में कोई भी मॉनेटरी डैमेज एक्सेप्ट नहीं किया जाता। टॉर्ट में बेसिकली 2 चीज़ें आती नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। एक तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टॉर्ट में नहीं आता, और ब्रीच ऑफ ड्यूटी टॉर्ट में नहीं आता, या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट टॉर्ट में नहीं आता। ठीक है, टॉर्ट में 2 चीज़ें नहीं आती है, या तो मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है, ये टॉर्ट में नहीं आएगा, या तो मैंने किसी का ट्रस्ट तोड़ा है, ये कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आएगा। सपोज मैंने आप लोगों को बुलाया था मेरी शादी में, कि मैंने बोला अब शादी हो गई है, अब शादी के बाद वाले जो कार्यक्रम रहते हैं उसमें जरूर आना आप लोग, ठीक है, आप लोगों को सादर आमंत्रित करता हूँ मैं। अब मैंने बोला इतने प्यार से, आप में से कोई आया ही नहीं, आप में से कोई वो आया ही नहीं शादी के बाद के कार्यक्रम में। ठीक है, वो होते नहीं है, वो रिंग विंग निकालते हैं, वो सारे कार्यक्रम, तो उसमें कोई आया ही नहीं भाई। तो उस केस में मैं कोर्ट में गया, मैंने बोला इनको इतने प्यार से बुलाया और ये आए नहीं, तो क्या उस केस को टॉर्ट बोलेंगे क्या? सर अब भी आपने बताया कि ब्रीच ऑफ ट्रस्ट को हम लोग टॉर्ट नहीं बोलते। तो टॉर्ट में 2 चीज़ें नहीं आते, एक तो कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना टॉर्ट में नहीं आता, और ट्रस्ट को तोड़ना भी टॉर्ट में नहीं आता। तो ये याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकते हैं कि कौन सी चीज़ें टॉर्ट में नहीं आती। तो ब्रीच ऑफ ड्यूटी आएगा, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं आएगा, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं आएगा, तो ये सब टॉर्ट में नहीं आएगा, बाकी सब टॉर्ट में आएगा। समझ लगा रहे? चलो वेरी गुड, वेरी गुड। तो टॉर्ट करने के लिए एक रॉन्गफुल एक्ट होना जरूरी है, ठीक है, जिसमें किसी के राइट्स वायलेट हो रहे हैं। अब राइट्स मतलब मैं आपको आगे समझाता हूँ, ठीक है। अब एक चीज़ है लीगल इंजूरी। अब लीगल इंजूरी का मतलब होता है सर लीगल राइट्स। लीगल इंजूरी का मतलब क्या होता है? लीगल राइट्स। जहाँ पे या जिस केस में किसी पर्सन के लीगल राइट्स को हार्म किया जाता है, उस केस को क्या बोला जाता है सर? उस केस को ही बोला जाता है, उस केस को ही बोला जाता है लीगल इंजूरी। या लीगल इंजूरी मतलब ये नहीं कि मैं खेलते खेलते गिर गया और मेरे को इंजूरी हो गई, उस तरीके की इंजूरी की बात नहीं कर रहे। सपोज मेरे राइट है कि मैं घर से बाहर घूमने जा सकता हूँ, ये मेरा राइट है। मैं किसी के साथ भी घूमने जा सकता हूँ, ये भी मेरा राइट है। सपोज मैं घर के बाहर घूमने गया, किसी के साथ घूमने गया, और मेरे को बाहर किसी ने बोल दिया कि तुम बाहर घूम नहीं सकते, तो ये मेरे राइट का इन्फ्रिंजमेंट है। और इस केस में अगर मैं कोर्ट में जाता हूँ केस करने, तो ये कोर्ट जो कोर्ट है इस केस को टॉर्ट का नाम देके मेरा कोर्ट में केस रजिस्टर्ड कर लेगा। ठीक है, क्यों करेगा? क्योंकि मेरे राइट्स को रोका जा रहा है। ठीक है जिस केस में आपके राइट्स को रोका जाएगा तो उस केस को हम लोग बोलेंगे टॉर्ट। नेक्स्ट रेमेडी को हम थोड़ा बाद में करते हैं, ठीक है। अब आते हैं सर ऑब्जेक्टिव ऑफ टॉर्ट क्या है, एक बार देख लेते हैं, उसके बाद लीगल इंजूरी क्या होता है। सबसे पहले लीगल इंजूरी देख लेते हैं, क्योंकि आप वो लीगल इंजूरी से चीज़ें कनेक्ट कर पाओगे। ठीक है, ये एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपके मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में इसमें क्वेश्चन आएगा, 100% आएगा कि ये होता क्या है या टॉर्ट किसको बोला जाता है। तो टॉर्ट में 2 तरीके की लीगल मैक्सिम आती है, तो आपको ये मैक्सिम्स याद रखनी है। 2 तरीके की लीगल मैक्सिम्स है। एक है सबसे पहले सर, पहले पहले ये देखो सेकंड वाली, डैमनम साइन इंजूरिया।
डैमनम साइन इंजूरिया। अब डैमनम साइन इंजूरिया एक मैक्सिम है, इसको आप पढ़ोगे तो डैमनम मतलब होता है डैमेजेस, डैमेजेस होता है, साइन मतलब होता है विदाउट, और इंजूरिया मतलब होता है इंजूरी। ठीक है, तो डैमनम साइन इंजूरिया का मतलब क्या है, डैमेजेस विदाउट इंजूरी। अब डैमेजेस की अगर बात करें तो डैमेजेस होते हैं ऑलवेज मॉनिटरी की बात करें। ठीक है, अब मॉनिटरी डैमेज में इसमें एक केस था, ठीक है, कि एक स्कूल है, ग्लॉस्टर ग्रामर स्कूल का एक केस था, जिसमें एक स्कूल है, यहाँ का जो हेड मास्टर था, और हेड मास्टर से बच्चों की बहुत ज़्यादा जमती थी। ठीक है, बच्चे बहुत ज़्यादा मानते थे हेड मास्टर को। तो हेड मास्टर ने क्या किया, अपना वो स्कूल छोड़ के जस्ट वो स्कूल के सामने अपना एक खुद का स्कूल बना लिया। और प्रॉब्लम क्या हुई कि ये स्कूल के बच्चे, जब हेड मास्टर ने अपना स्कूल बनाया खुद का, तो हेड मास्टर, ये जो स्कूल के बच्चे थे, ये स्कूल के बच्चे ये हेड मास्टर के स्कूल में चले गए, नए स्कूल में चले गए। तो ये स्कूल वाले जो फाउंडर्स बोलते हैं कि अब हमको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, इस केस में अब हमको डैमेजेस चाहिए भाई, क्योंकि हमको पैसों का नुकसान हुआ है। अब मुझे बताओ, इसका स्कूल खोलना ये इसका राइट है, ये किसी के राइट को रोक रहा है क्या? अगर आप किसी के राइट को रोकते हो, क्या आप बोलते हो कि तुम स्कूल नहीं बना सकते, तो ये राइट को रोकना है। बट हेड मास्टर ने अपना खुद का स्कूल बना लिया, बच्चे उसके स्कूल में चले गए। अब तुमको मॉनेटरी डैमेज हो रहा है, उसके लिए तुम वो हेड मास्टर पे केस करना चाह रहे हो, तो वो टॉर्ट का केस नहीं होगा। तो अगर आपको सिर्फ डैमेजेस हो रहे हैं और आपको इंजरी नहीं हो रही, इंजरी का मतलब होता है लीगल राइट्स को हार्म नहीं हो रहा है, लीगल राइट्स को हार्म नहीं हो रहा है, तो उस केस में क्या आप किसी के ऊपर केस कर सकते हो टॉर्ट का? नहीं कर सकते। तो डैमनम साइन इंजूरिया एक टॉर्ट नहीं है, डैमनम साइन इंजूरिया एक टॉर्ट नहीं है। एग्जाम्पल क्या बोला है देखो, competing businesses causing loss to each other isn't actionable unless there is a violation of legal right। सिंपल है, competing business मेरे सामने, जैसे ये स्कूल वाला भी competing business ही था, अगर इसकी वजह से एक दूसरे को लॉस हो रहा है तो वो एक टॉर्ट नहीं है। अब यहाँ पे आते इंजूरिया साइन डैमनम, जैसे तुमने नीचे बोला था डैमेजेस विदाउट इंजूरी, अब यहाँ पे क्या है सर, इंजूरी विदाउट डैमेजेस, इसको बोलते हैं इंजूरिया साइन डैमनम। इंजूरी विदाउट डैमेजेस का मतलब क्या है सर, यहाँ पे आपको इंजरी हो रही है, यानी कि आपके लीगल राइट्स जो है, आपके लीगल राइट्स जो है यहाँ पे हार्म हो रहे हैं। ठीक है, तो इस केस को हम लोग टॉर्ट बोलेंगे। अब क्या हुआ, मैं आपको केस बताता हूँ। इसका एक्चुअल केस जो है ना, वो है एशबे वर्सेस वाइट का। इसका है एशबे वर्सेस वाइट का केस है। तो एशबे वर्सेस वाइट के केस में क्या हुआ था सर, तो एक जैसे मैं एक वोटर हूँ, अब मुझे वोटिंग देने का पूरा पूरा अधिकार है। अब मैं वोटिंग देने गया, अब जिस पार्टी को मैं वोट देना चाहता था, ठीक है, जिस पार्टी को मैं वोट देना चाहता था, अब क्या हो गया ना कि जिस जिस टाइम पे मैं वोट देने गया, तो जो वहाँ पे ये रहता है ना, वोट जो अरेंज करता है पूरा, तो उसने बोला कि तुम वोट नहीं दे सकते क्योंकि तुम हाफ पैंट पहन के आए हो, वोट देने के लिए फुल पैंट पहनना पड़ेगा, या ऐसा उसने बोला और मेरे को वोट नहीं देने दिया। बट केस क्या हुआ कि जो जिस पार्टी को मैं वोट देना चाहता था, वो पार्टी एंड में जीत गई। मैं घर पे बैठ के बहुत खुश हो रहा हूँ, बहुत नाच रहा हूँ मैं कि मैं जिस पार्टी को वोट देना चाहता था वो पार्टी जीत गई। बट इस केस में क्या हुआ, जो वो पर्सन था जिसको वोटिंग नहीं करने दिया था, वो चला गया कोर्ट। वो कोर्ट में जाके बोलता है, कोर्ट जज साहेब त्राहिमाम, कि इस पर्सन ने मेरे को वोट देने नहीं दिया, इसलिए मैं इस पर केस करना चाहता हूँ। वो बोलता है, वोटिंग वाला जिसने वोटिंग अरेंज किया था, वो बोलता है तुम जिस पार्टी को गधे, तू जिस पार्टी को वोट देना चाहता था वो पार्टी तो जीत गई ना, आप किस बात की केस कर रहे हैं? तो वो बोलता है तुमने मेरे को वोट नहीं करने दिया, ये मेरा लीगल राइट था, वोटिंग करना तो तुम्हारा राइट है ना। इफ कोई सपोज तुम्हारे राइट को रोकता है तो इसको बोलता है टॉर्ट। ठीक है, इसको बोलते हैं टॉर्ट। आपको दोनों केसेस याद रखने पड़ेंगे। एशबे वर्सेस वाइट का केस है इंजुरिया साइन डैमनम में, और डैमनम साइन इंजुरिया में है ग्लॉस्टर ग्रामर स्कूल का केस। दोनों केसेस याद रखने हैं। तो डैमनम साइन इंजुरिया कोई टॉर्ट नहीं है, नो टॉर्ट, बट इंजुरिया साइन डैमनम को एक टॉर्ट बोला जाता है क्योंकि उसमें लीगल राइट्स इन्फ्रिंज होते हैं। इन्फ्रिंज का मतलब है आपके लीगल राइट्स को रोकना। चलिए आ जाते हैं ऊपर। अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या है सर, टॉर्ट लॉ, ये जो टॉर्ट का लॉ बनाया है इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों बनाया गया होगा? सबसे पहले तो रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए, किसको? इंजर्ड पार्टी को।
रिलीफ मतलब किस तरीके का रिलीफ, कंपेंसेशन देके, मतलब कुछ पैसा देके उसको रिलीफ देंगे। उसके बाद डिटर रॉन्गफुल कंडक्ट बाय इम्पोजिंग लाइबिलिटी, रॉन्गफुल कंडक्ट को रोकेंगे लाइबिलिटी को इम्पोज करके। उसके बाद प्रमोट सोशल जस्टिस एंड फेयरनेस, फेयरनेस एंड सोशल जस्टिस को प्रमोट करने के लिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जनरली लॉ बनाता है पार्लियामेंट। जनरली लॉ कौन बनाता है, पार्लियामेंट। बट टॉर्ट को बनाया गया है कोर्ट के जज के द्वारा। टॉर्ट को बनाया गया है कोर्ट के जजेस के द्वारा। अब जजेस के द्वारा इसीलिए बनाया गया है क्योंकि यहाँ पे जो जो ये होता है ना, जो डैमेज होता है, यहाँ पे डैमेज जो है वो फिक्स करेगा कोर्ट, कि कितना किसको डैमेज मिलना चाहिए, फिक्स कौन करेगा, कोर्ट करेगा। इसलिए बोलते हैं कि जो इसके डैमेजेस हैं या जो भी इसका अनलिक्विडेटेड डैमेजेस जिसको हम लोग बोलते हैं, लिक्विडेटेड डैमेजेस मतलब जो कोर्ट फिक्स करता है, तो लिक्विडेटेड डैमेजेस यहाँ पे मिलेंगे, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अभी आता है टाइप्स ऑफ टॉर्ट में, इम्पोर्टेंट सर, किस किस टाइप के टॉर्ट होते हैं सर। सबसे पहले इंटेंशनल टाइप ऑफ टॉर्ट होता है, जहाँ पे आप इंटेंशन है टॉर्ट करने का, उसको बोलते हैं इंटेंशनल टॉर्ट। तो ये चीज़ें आपको याद रखने वाली है। सबसे पहले असॉल्ट, बैटरी क्या होता है सर। असॉल्ट मतलब क्या, असॉल्ट मतलब अगर मैं किसी को मार नहीं रहा हूँ बट उसको ऐसा लग रहा है कि मैं उसको मारने वाला हूँ। सपोज मैं ये बॉटल उठाया और तुम्हारे सामने बार बार तुमको बॉटल दिखा रहा हूँ। अब देखो इस केस में क्या हो गया, मैंने तुमको एक्चुअल में बॉटल मारी नहीं है बट मैं ऐसा दिखा रहा हूँ कि मैं तुम्हें बॉटल मारने वाला हूँ, तो उसको बोलते हैं असॉल्ट। ठीक है, मतलब हार्मफुल कंडक्ट कांटेक्ट में तुम आ रहे हो, तुम मार नहीं रहे हो बट तुम ऐसा दिखा रहे हो कि तुम मारने वाले हो। उसके बाद आते हैं बैटरी। बैटरी का मतलब क्या है, इसमें तुम अनवांटेड फिजिकल कांटेक्ट में आ रहे हो, मतलब किसी को मार रहे हो विदाउट हिज कंसर्न, मतलब आपने उसका कंसर्न नहीं लिया कि मैं तेरे को मारूं कि नहीं मारूं। तो ऐसा जनरली पूछते भी नहीं है, किसी को तुम पूछ के थोड़ी मारते हो कि मैं तुमको मारूं कि नहीं मारूं। आपने मार दिया बट उसका कंसर्न नहीं है। सपोज मैं यहाँ पे बैठा हुआ, कोई आके मेरी चेयर खींच रहा है, इसमें मेरा कंसर्न था क्या, नहीं। और चेयर खींचने की वजह से मैं गिर के मेरे को लग गई, तो अगर मैं कोर्ट में जाता हूँ कि कोर्ट इसने मेरी चेयर खींची इसलिए मेरे को लग गया, तो क्या कोर्ट मेरे को इसके लिए टॉर्ट का केस फाइल करने देगा, यस करने देगा, एंड इसके लिए मैं कॉम्पेंसेशन भी क्लेम कर सकता हूँ। तो इसको बोलते हैं टॉर्ट। फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, किसी को मैं जबरदस्ती मेरी गर्लफ्रेंड को मैंने 3 दिन तक रूम में बंद करके रख दिया, मैंने बोला कि जब तक मैं बोलूँ नहीं तो आएगी नहीं बाहर। वो बोली क्यों क्यों क्यों, मैं बोला ऐसे ही मेरे को मजा आ रहा है। मैंने बोला तू बहुत बक 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 करती है तो मैं तेरे को रूम में बंद करके रखता हूँ 3 दिन के लिए। अगर आप किसी को ऐसा करते हो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, बिना किसी गलती के उसको इम्प्रिजनमेंट मतलब बंदी करके रखते हो, बंदी बना के रखते हो बिना किसी गलती के, तो उसको बोलते हैं फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। इसके लिए भी आप कोर्ट में केस कर सकते हो। डिफेमेशन आपने सुना होगा। डिफेमेशन मतलब क्या होता है सर, डिफेमेशन मतलब किसी की रेपुटेशन को हार्म करना या किसी की इज्जत को मार्केट में उछालना। अब मैं सपोज बोल रहा हूँ किसी टीचर का नाम नहीं लेता, सपोज मैंने किसी टीचर के बारे में बोला कि ये टीचर तो भाई बहुत गंदा है, ये टीचर तो बाहर मेरे को नशे करते हुए दिखता है, ये रास्ते में सोया हुआ दिखता है, नाली में पड़ा हुआ दिखता है। सपोज किसी टीचर के बारे में मैंने ऐसा बोला, बट वो टीचर है बहुत धार्मिक, उसने तो कभी किसी चीज़ को छुआ भी नहीं है। ऐसी चीज़ें आती है डिफेमेशन में। डिफेमेशन मतलब जहाँ पे मैं आपकी रेपुटेशन हार्म कर रहा हूँ, ऐसी चीज़ें बोल रहा हूँ आपके बारे में जो सच नहीं है, ऐसी ऐसी चीज़ें मार्केट में आपके लिए उछाल रहा हूँ कि जो सच नहीं है, उस केस को बोलते हैं सर डिफेमेशन। क्या बोलते हैं, डिफेमेशन बोलते हैं। ठीक है, हाँ जी। उसके बाद आता है निग्लिजेंट। निग्लिजेंट का मतलब है सर आपको कोई काम दिया था, सपोज नर्स को मैंने काम दिया कि तुमको वो पेशेंट की केयर करनी है और नर्स मस्त उधर गुलछल्ले उड़ा रही है दूसरे डॉक्टर के साथ। अगर आपकी कोई ड्यूटी है कि आपको परफॉर्म करनी है, अगर आप अपनी ड्यूटी भी परफॉर्म नहीं करते हो तो उस केस में भी आप टॉर्ट का केस फाइल कर सकते हो। तो सबसे पहले ड्यूटी टू केयर, आपकी केयर करने की ड्यूटी थी, आपने किया नहीं, ब्रीच ऑफ ड्यूटी, ड्यूटी तोड़ दी। उसके बाद आता है कॉशन, मतलब द ब्रीच मस्ट बी डायरेक्टली कॉज दी हार्म। अगर आपकी ये चीज़ की वजह से, आपका ये ड्यूटी तोड़ने की वजह से मेरे को हार्म हो गया, सपोज नर्स को बोला था कि आपको पेशेंट की केयर करनी है और नर्स ने वो पेशेंट की केयर ना करने की वजह से पेशेंट मर गया, उसको हार्म हुआ ना, तो ये केस भी टॉर्ट में आता है। उसके बाद डैमेजेस में आप क्या बोल सकते हो, डैमेजेस मतलब एक्चुअल हार्म और लॉस मस्ट हैव बीन अकर्ड।
डैमेजेस मतलब जो एक्चुअल लॉस एंड एक्चुअल हार्म हुआ है उसके आप डैमेजेस ले सकते हो। नेक्स्ट, यहाँ पे भी दो इंपॉर्टेंट चीज़ें, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें या मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें, ये तो याद रखना ही रखना है, ठीक है। अब लाइबिलिटी होती है तीन प्रकार की, एक होती है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, एक होती है विकारियस लाइबिलिटी एंड एक होती है विकारियस लाइबिलिटी ऑफ स्टेट। क्या होती है? स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, विकारियस लाइबिलिटी एंड विकारियस लाइबिलिटी ऑफ स्टेट। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी की, जहाँ पे बात करते हैं हम रेलैंड वर्सेस फ्लेचर की। रेलैंड वर्सेस फ्लेचर का केस था, ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछ सकते हैं मुझे। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में क्या बोलता है, अगर आपकी गलती भी नहीं है तो भी आपको लॉस देना पड़ेगा। सपोज रेलैंड वर्सेस फ्लेचर के केस में क्या हुआ था मैं बताता हूँ। अब जैसे रेलैंड का एक मील थी, ठीक है, अब मील में उसको पानी की जरूरत थी। अब रेलैंड का फार्म था थोड़ा ऊपर एंड फ्लेचर का फार्म था नीचे, ठीक है। अब रेलैंड को पानी की जरूरत थी इसलिए उसने वो बनाया पानी के लिए। अब जैसे पानी के लिए गड्ढा खोद रहा है खोद रहा है खोद रहा है, अब क्या हुआ, जैसे पानी तो उसको मिल गया बट वो पानी बह के आ रहा है फ्लेचर के फार्म में, और फ्लेचर के फार्म में पानी घुसने की वजह से उसका पूरा जो काम है वो खराब हो गया। इस केस में अब जो तुमने किसी पर्सन को बुलाया था गड्ढा खोदने के लिए, अब जब तुमने गड्ढा खोदने के लिए किसी पर्सन को बुलाया है बट गड्ढा वो किसके लिए खोद रहा है, तुम्हारे लिए खोद रहा है, ठीक है। अब जब गड्ढा खोद गया बट उसकी वजह से फ्लेचर को जो नुकसान हुआ है वो किसको भरना पड़ेगा सर, वो तो रेलैंड को ही भरना पड़ेगा, भले ही लॉस किसी दूसरे की वजह से हुआ हो। रेलैंड का खुद का फॉल्ट भले ही ना हो तो भी तुम उसके लिए लायबल हो क्या? यस, तुम उसके लिए लायबल हो क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्टर तुम्हारा था, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं विकारियस लाइबिलिटी। विकारियस लाइबिलिटी का मतलब होता है सर, गलती किसी की, गलती किसी की भरेगा कोई और, भरेगा कोई और, गलती किसी की भरेगा कोई और, ये होता है विकारियस लाइबिलिटी। अब विकारियस लाइबिलिटी में क्या होता है सर, जैसे आपने सुना होगा प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप। प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप मतलब क्या, एजेंट कोई भी काम करे उसके लिए प्रिंसिपल लायबल होता है। मास्टर सर्वेंट का रिलेशनशिप, मास्टर कोई भी काम करे उसके लिए सर्वेंट लायबल रहता है। एम्प्लॉय एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप, एम्प्लॉय कोई भी काम करे उसके लिए लायबल होगा एम्प्लॉयर। ये सब होता है विकारियस लायबिलिटी। हाँ, तो विकारियस लायबिलिटी मतलब आपको समझ गया है कि जहाँ पे एम्प्लॉयर अगर कोई एम्प्लॉय अगर कोई चीज़ कर रहा है तो उसके लिए एम्प्लॉयर भी लायबल रहता है। देखो ये जैसे एग्जांपल भी यहाँ पे दिया हुआ है, बट ये सब कब होना चाहिए सर, ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब क्या, अगर एम्प्लॉय जॉब छोड़ के जा रहा है और उसके बाद कोई चीज़ कर रहा है तो उसके लिए एम्प्लॉयर लायबल होगा क्या? नहीं होगा। तो विकारियस लायबिलिटी मतलब क्या, गलती किसी की और भरेगा कोई और, ठीक है ना, ये होता है। और स्ट्रिक्ट लायबिलिटी मतलब क्या, भले ही गलती तुम्हारी ना हो बट तुम्हारी वजह से हुआ हो तो भी आप लायबल होते हो। तो रेलैंड वर्सेस फ्लेचर आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें एक और चीज़ होती है ना, इसमें एक और चीज़ होती है, विकारियस लायबिलिटी ऑफ स्टेट, स्टेट भी होता है, ठीक है। अब ये मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आपको अगर पता होगा जनरली जिसके काम के लिए वो लायबल हम ना, तो विकारियस लायबिलिटी में हमने देखा कि अगर सर्वेंट ने कोई काम किया तो उसके लिए मास्टर लायबल, मतलब दूसरों के काम के लिए भी मैं लायबल, ये हमने विकारियस लायबिलिटी में देखा। विकारियस लायबिलिटी ऑफ स्टेट क्या होता है, स्टेट ये होता है सर, सर्वेंट के काम के लिए, बट सर्वेंट कौन सा, गवर्नमेंट सर्वेंट के काम के लिए गवर्नमेंट लायबल। ये इंडिया के अंदर नहीं होता है, ये होता है इंग्लैंड के अंदर। मतलब एज पर द इंग्लैंड रूल, एज पर द इंग्लैंड रूल, अगर इंग्लैंड का सर्वेंट यानी कि इंग्लैंड के गवर्नमेंट का सर्वेंट अगर कोई काम करता है, अगर कोई चीज़ करता है जिससे लोगों को अफेक्ट करता है, तो इंग्लैंड की गवर्नमेंट यानी कि क्राउन बोलता है, वहाँ की गवर्नमेंट को क्राउन बोलता है। अगर वहाँ का सर्वेंट कोई काम करे तो उसके लिए वहाँ का क्राउन लायबल होता है। बट इंडिया के अंदर ऐसा है कि ओनली फॉर सॉवरेन एक्टिविटीज़ के लिए इंडिया की गवर्नमेंट लायबल होगी। आपने वो सॉवरेन नॉन सॉवरेन वाली चीज़ें पढ़ी होगी, जो चीज़ें गवर्नमेंट ने बोली है सिर्फ उसके लिए गवर्नमेंट लायबल होगी, अदरवाइज गवर्नमेंट की लायबल नहीं होगी। मतलब सॉवरेन बाहर जाके कोई काम कर रहा है तो उसके लिए भी गवर्नमेंट लायबल है, ऐसी चीज़ नहीं होगी। जिस टाइम पे वो गवर्नमेंट की ड्यूटी पे है उस टाइम पे वो लायबल रहेगा, दैट्स इट। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट करते हैं। ये हमने कर लिया है, ये हमने कर लिया है।
अब कुछ डिफेंस देता है लॉ, किस किस तरीके के डिफेंस देता है सर, देखो लॉ किस किस तरीके से डिफेंस देता है। वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरिया, इसका मतलब है अगर इफ अ पर्सन वॉलंटरीली कंसर्न टू हार्म, मतलब उसको पता था कि मुझे हार्म होने वाला है, अगर वो कंसर्न था हार्म के लिए तो वो केस नहीं कर सकता, केस नहीं कर सकता। उसके बाद एक्ट ऑफ गॉड, मतलब कोई अननेचुरल चीज़ हो गई, लाइक अर्थक्वेक आ गया या अनफॉर्चुनेट चीज़ हो गई, अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गई, ठीक है, अचानक से बारिश इतनी हो गई कि डूब गए हम लोग, ये चीज़ हो गई, तो उस केस में भी हम लोग लाइबल नहीं, उस केस में भी डिफेंस मिलता है। इनविटेबल एक्सीडेंट, इसका मतलब होता है कि आपकी गलती की वजह से ही चीज़ हुई है। प्राइवेट डिफेंस, आपने अपने डिफेंस में किसी को मार दिया, इस केस में भी टॉर्ट का केस नहीं हो सकता। नेसेसिटी, ऐसी चीज़ जो चीज़ करना ज़रूरी थी कोई चीज़ को रोकने के लिए, ऐसी चीज़ जो कोई चीज़ को रोकने के लिए करना ज़रूरी थी इसलिए आपने किया, तो वो केस भी टॉर्ट में नहीं आएगा। उसके बाद स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, मतलब गवर्नमेंट की चीज़ थी, गवर्नमेंट को ये चीज़ करने की अथॉरिटी थी इसलिए उसने ये किया, तो ये चीज़ का भी डिफेंस मिलता है, ठीक है। उस केस में आप टॉर्ट का केस नहीं कर सकते उनके खिलाफ। टॉर्ट अफेक्टिंग अ रेप्यूटेशन एंड प्राइवेसी, रेप्यूटेशन का आपने देख लिया है, डिफेमेशन होता है। डिफेमेशन मतलब आप किसी के बारे में कोई गलत चीज़ बोल रहे हो, सपोज कोई कोई किसी की हेल्प कर रहा है, सपोज किसी को चलना नहीं जम रहा है, किसी को रास्ता काटने में हेल्प कर रहा है, रास्ता पार करने में हेल्प कर रहा है, और आपको लग रहा है कि वो उसको किडनैप कर रहा है, आप जोर जोर से चिल्ला रहे हो उसके नाम से, आप बोल रहे हो चोर चोर चोर, ये चोरी कर रहा है, आप बोल रहे हो ये किडनैप कर रहा है, किडनैपर 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 बोल के चिल्ला रहे हो, तो उस केस में भी आप टॉर्ट का केस नहीं कर सकते, बिकॉज आप किसी के बारे में फॉल्स स्टेटमेंट बोल रहे हो, गलत चीज़ बोल रहे हो, और अगर आप किसी के बारे में गलत चीज़ बोलते हो तो उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं डिफेमेशन। तो डिफेमेशन दो तरीके से हो सकता है, एक तो लाइबल यानी कि रिटर्न फॉर्म में, और एक तो स्लेंडर यानी कि सिर्फ आपने सुनी सुनाई चीज़ है, ठीक है। अगर आप किसी के पोस्टर लगा लगा के चिपका रहे हो इसका मतलब वो लाइबल है, अगर आप सिर्फ बोलते हो लोगों के पास जा जाके तो वो स्लेंडर है। तो डिफेमेशन दो तरीके से हो सकता है, तो डिफेमेशन भी टॉर्ट में आता है। नेक्स्ट, इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी, इसका मतलब है किसी की प्राइवेसी को रोकना या किसी को प्राइवेसी को मना करना। एप्रोप्रिएशन मतलब अनऑथोराइज पर्सन नेम, मतलब आप किसी का नाम गलत तरीके से यूज कर रहे हो। उसके बाद पब्लिक डिस्क्लोजर ऑफ प्राइवेट फैक्ट्स, जो फैक्ट्स लोगों को नहीं बताने चाहिए थे वो फैक्ट्स आपने बता दिए, तो ये सारी चीज़ें जो है, ये सारी चीज़ें एक टॉर्ट में आती है, इसके ऊपर आप टॉर्ट का केस कर सकते हो, ठीक है। टॉर्ट में किस किस तरह की आपको रेमेडी मिलेगी, सर डैमेज अगर होता है तो आपको रेमेडी देगा, एक तो कॉम्पेंसेशन देगा या तो पुनिटिव डैमेजेस देगा, इसके बारे में बताता हूँ। कॉम्पेंसेटरी डैमेजेस मतलब डायरेक्ट कॉम्पेंसेशन आपको मिल जाएगा, अगर पुनिटिव डैमेजेस है यानी कि आपका केस कोर्ट तक चला गया है और उस केस में आपको एक्स्ट्रा कंपनसेशन लगेगा, ठीक है, हो सकता है। नेक्स्ट आता है इंजंक्शन, इंजंक्शन भी आपका एक सेफ ये है, रेमेडी है। इंजंक्शन का मतलब होता है रोकना, रोकना किसी को कोई चीज़ से रोकना, यानी कि अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन अभी तोड़ फोड़ करेगा और कोर्ट ने उसको बोल दिया कि तुम अपनी जगह से हिलोगे नहीं, तो ये होता है इंजंक्शन, मतलब कोर्ट आप पे इंजंक्शन लगाएगा। इंजेक्शन नहीं लगाएगा, इंजंक्शन लगाएगा। इंजंक्शन का मतलब होता है आपको कोई चीज़ करने से रोकना, यानी कि इंजंक्शन लगाना। स्पेसिफिक रिस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी, अगर किसी ने आपकी प्रॉपर्टी हड़पी हुई है, मतलब आपकी प्रॉपर्टी किसी ने गलत तरीके से हड़पी हुई है तो आपकी प्रॉपर्टी आपको वापस मिलेगी, तो ये भी आपके पास एक रेमेडी है। लास्ट चीज फॉर द डे, डिस्टिंक्शन बिटवीन टॉर्ट एंड क्राइम। टॉर्ट एंड क्राइम में क्या डिफरेंस है, तो टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग है, बराबर है, जिस जो फोकस करता है कंपेंसेटिंग द विक्टिम प्लेंटिफ एंड इनिशिएट प्रोसीडिंग, मतलब जहाँ पे वो जेल की बात नहीं कर रहा है, वो सिर्फ बात कर रहा है किसकी, फाइन की, मतलब पैसों की बात कर रहा है, कंपेंसेट कर दो उसका। क्रिमिनल रॉन्ग जिसको एक पब्लिक रॉन्ग भी बोलते हैं, जिसका अफेक्ट पड़ेगा तो पूरी सोसाइटी पे पड़ेगा, जिसका जिसका अफेक्ट पड़ेगा तो पूरी पब्लिक पे पड़ेगा, ठीक है, सोसाइटी एट लार्ज। पनिशेबल एट द स्टेट, इसमें क्या होगा, इसमें सर आपको जेल भी हो सकती है यानी कि इम्प्रिजनमेंट भी होगी, साथ में आपको फाइन भी लग सकता है, या तो आपको बोथ भी हो सकता है, मतलब दोनों भी लग सकता है। तो ये यहाँ पे आपका टॉर्ट पूरा का पूरा खत्म होता है। टॉर्ट का ये शॉर्ट नोट था, एक बार आपको क्या करना है, आपको आपके मॉड्यूल से पढ़ना है, मतलब जो रेफरेंस नोट्स आपके सीए के मतलब आईसीएसआई के इसमें दिया हुआ है, साइट पे दिया हुआ है, आप एक बार रेफरेंस नोट से पढ़ो, ठीक है।
उसके बाद आपको ये शॉर्ट नोट्स को एक बार देख लेना, मतलब आपको श्योर शॉर्ट आपकी पढ़ाई पूरी अच्छे तरीके से हो गई, ये हम लोग समझ लेंगे। समझ गए दोस्तों? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी जोश और इसी जुनून के साथ। अभी नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करने वाले एक बता देता हूँ। अभी इसके बाद जो चलेंगे ना वो एमसीक्यूज चलेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में तो आपको एमसीक्यू पूछते हैं, बराबर है। तो इसके बाद पूरे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो पास्ट ईयर में पूछे गए हैं और जो अभी आगे पूछ सकते हैं, तो पूरे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हम लोग इस आगे वाले लेक्चर में करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी जोश और इसी जुनून के साथ। आप अपनी पढ़ाई करते रहो और मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर एंड गुड नाइट।